हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे मोसाद के हाथों आसिम मुनीर को मरवाना चाहते थे नेतन्याहू। जी हां दोस्तों, स्विट्जरलैंड में पाकिस्तानी आर्मी चीफ को मारने का था प्लान। बताएंगे स्विट्जरलैंड पीस डील में शामिल होने गए थे आसिम मुनीर, वहीं पाकिस्तान की धमकी के बाद बदलना पड़ गया फैसला। बताएंगे क्या है जानकारी, कैसे आसिम मुनीर को मारने की रची गई नेतन्याहू की तरफ से साजिश। बताएंगे इजराइल का ये सबसे बड़ा खेल। दोस्तों बताएंगे किसने ये बड़ा दावा किया, किसके थ्रू ये जानकारी सामने आई है, और जानकारी सामने आते ही पाकिस्तान में कैसे बवंडर आ गया। दोस्तों शहबाज और मुनीर में खलबली मच चुकी है। साथ ही साथ आपको बताएंगे उधर कैसे भारत के एयर इंडिया विमान ने पाकिस्तान में मचा दिया हड़कंप, घुस गया पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद में मचा दी हड़कंप। साथ ही साथ चौंका देने वाली जानकारी सामने आई है। एलओसी पर डिकोड हुआ आसिम मुनीर का ड्रोन प्लान। क्या भारत से जंग की तैयारी कर रहा पाकिस्तान? वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लहराए गए ईरान के झंडे। उधर खामेनेई की अंतिम विदाई में शामिल होंगे क्या प्रधानमंत्री मोदी जी? ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने दिया ईरान आने का न्योता। क्या जाएंगे पीएम मोदी? सबसे बड़े सवाल की बात करेंगे। एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको बताएंगे। दोस्तों बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि कश्मीर हमारा था, है और रहेगा, यानी भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा, और कोई माई का लाल भारत से छीन नहीं पाएगा, चाहे पाकिस्तान कितना भी जोर लगा ले। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी और चौंका देने वाली अपडेट की, जहां इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने स्विट्जरलैंड में ईरान शांति वार्ता के दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और उनके डेलीगेशन की हत्या की साजिश रची थी। यह दावा ब्राजील के पत्रकार पेपे एस्कोबार ने एक पॉडकास्ट में कर दिया दोस्तों, जिसने पाकिस्तान में भूचाल ला दिया। पत्रकार के इस दावे के अनुसार पाकिस्तानी अधिकारियों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने धमकी दी, जिसके बाद इजराइल को अपना प्लान बदलना पड़ा। दोस्तों ये दावा उस समय से जुड़ा है जब पाकिस्तान और कतर के प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड के बर्गेन स्टॉक रिजॉर्ट में मौजूद थे। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच पश्चिम एशिया के संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत का पहला दौर पूरा हुआ था। दोस्तों पॉडकास्ट के दौरान पॉलिटिकल कमेंटेटर मारिया नोफल के पॉडकास्ट में एस्कोबार ने कहा कि पाकिस्तानी सेना को बेहद विश्वसनीय जानकारी मिली थी कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर मोसाद हमला करने की तैयारी कर रहा है। जी हां, एस्कोबार ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में इजराइल को जगह नहीं मिली, इसलिए वो इस प्रक्रिया से खुश नहीं था। उनका यह भी कहना है कि लेबनान में इजराइल के सैन्य अभियान में शांति समझौते की राह और मुश्किल बना दी। एस्कोबार ने आगे कहा कि इस साजिश की जानकारी मिलने के बाद पाकिस्तान ने इजराइल को चेतावनी भी भेजी थी। उनके मुताबिक ये मैसेज शायद ओमान के जरिए पहुंचाया गया था। इसमें पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि अगर पाकिस्तानी डेलीगेशन को कुछ हुआ तो इजराइल को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। हालांकि ये दावा सामने आते ही पाकिस्तान की ओर से इसको खारिज कर दिया गया। ब्राजील के पत्रकार पेपे एस्कोबार ने मोसाद की कथित साजिश के बारे में जैसे ही पाकिस्तान के अधिकारियों को पता चला तो पाकिस्तान की ओर से राजनयिक मध्यस्थों के माध्यम से जवाब दिया गया। उनका कहना है कि पाकिस्तानियों ने हमेशा की तरह मध्यस्थों के माध्यम से सीधा संदेश भेजा। मेरा मानना है कि इस मामले में ओमान ने सीधे इजराइल को संदेश भेजा होगा, जिसमें कहा गया होगा कि अगर तुमने हमारे प्रतिनिधिमंडल को छुआ तो हम तुम्हें नक्शे से मिटा देंगे। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता सवालों के घेरे में है। चूंकि इजराइल जो है और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं और दोनों देशों के बीच कोई रणनीतिक साझेदारी नहीं है। इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि हाल के समय में ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने क्षेत्रीय युद्ध विराम प्रयासों से संबंधित चर्चाओं के दौरान इजराइल की कड़ी आलोचना की थी। ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को मानवता के खिलाफ खतरा करार दिया था। तो यह है पूरी जानकारी दोस्तों, जहां मोसाद ने नेतन्याहू के कहने पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की हत्या की साजिश रची थी, जैसा कि इस ब्राजील के पत्रकार ने सबसे बड़ा दावा किया है, जिसके बाद पाकिस्तान में खलबली मची है। दोस्तों उधर अगली खबर की बात करते हैं, जहां वहीं चौंका देने वाली एक जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली से अमृतसर के लिए निकला विमान लैंडिंग के दौरान घुस गया पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में मचा हड़कंप। बता दें
बीते सोमवार रात दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 479 में तकनीकी खराबी आने से विमान अपने रास्ते से भटक गया और सीधे पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में जा पहुंचा। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एयर ट्रैफिक अथॉरिटी की चेतावनी मिलने के बाद ही पायलट को इस बात का पता चला, जिसके बाद विमान ने यू टर्न लेकर वापस भारतीय एयर स्पेस की ओर रुख किया। यह घटना सामान्य रूट भटकने जैसी नहीं है, क्योंकि जिस एयर स्पेस में विमान गया है वो फिलहाल भारतीय विमानों के लिए पूरी तरह बंद है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने भारतीय रजिस्ट्रेशन वाले सभी विमानों, चाहे वो कमर्शियल हो या मिलिट्री, इन सब के लिए अपना एयर स्पेस अप्रैल 2025 से बंद करके रखा हुआ है। ये बैन हर महीने नोटम के जरिए बढ़ाया जाता रहा है। जिस रात AI 479 रास्ता भटका उस समय भी ये बैन लागू था और 24 जून की सुबह तक के लिए बढ़ाया गया था। इसके बाद 16 जून को जारी एक नोटम से इसे 24 जुलाई तक और आगे बढ़ा दिया गया है। यही वजह है कि जैसे ही विमान पाकिस्तान के लाहौर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में दाखिल हुआ, वहां की एयर ट्रैफिक अथॉरिटी ने फौरन चेतावनी जारी कर दी। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद से रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब ऐसे हाल में बंद एयर स्पेस में किसी भारतीय विमान का चला जाना मामले को गंभीर बना देता है। हालांकि अमृतसर एयरपोर्ट के सूत्र बताते हैं कि विमान पाकिस्तान सीमा के अंदर 1.5 मील से ज्यादा अंदर नहीं गया था। भारतीय एयर स्पेस में लौटने के बाद भी मुसीबत खत्म नहीं हुई। तब तक अमृतसर एयरपोर्ट पर ट्रैफिक बढ़ चुका था, जिस वजह से विमान को उतरने की अनुमति नहीं मिली। विमान कुछ देर अमृतसर के आसपास चक्कर लगाता रहा, फिर कंट्रोल रूम के निर्देश पर इसे वापस दिल्ली भेजा गया, जहां सुरक्षित लैंडिंग हुई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एयर इंडिया ने जारी किया बयान। कहा, अब इस बात पर जोर दिया कि यात्री और क्रू की सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इस घटना की जानकारी रेगुलेटरी अथॉरिटी को दे दी गई है और इसकी आंतरिक जांच की जा रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसका कोर निकाला जा रहा है। इस पर आपकी क्या है राय दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि धोखे से चीजें हो जाती हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सामने लाइक का बटन दोस्तों अभी तक नहीं दबाया है, नहीं प्रेस किया इस बटन को तो 1 सेकंड भी नहीं लगना, इसीलिए दबा दीजिएगा इस बटन को। साथ ही साथ आपको बता दें अगली खबर। एक बहुत बड़ी जानकारी खुफिया तंत्रों के हवाले से सामने आई है, वो ये कि LOC पर डिकोड हुआ आसिम मुनीर का ड्रोन प्लान। क्या भारत से जंग की तैयारी कर रहा पाकिस्तान? जी हाँ दोस्तों, इतिहास से कोई सबक न लेना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। ये बात एक बार फिर सच साबित हो रही है। अभी ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल का वक्त ही गुजरा है और दावों के अनुसार पाकिस्तान ने फिर बॉर्डर पर कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया है जिससे बॉर्डर पर तनाव बढ़ सकता है। रिपोर्ट्स है कि अचानक लाइन ऑफ कंट्रोल पर हलचल ज्यादा बढ़ गई है। मुनीर ने अपनी सेना को कुछ नए आदेश जारी किए हैं, हथियारों की तैनाती की जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान फिर चोरी चुपके भारत के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है? आखिर पाकिस्तान की ओर से जंग जैसी तैयारियों के क्या संकेत हैं? पाकिस्तान की इस बौखलाहट के पीछे असली वजह क्या है? कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भारत के खिलाफ जंग की साजिश कर रहे हैं। नियंत्रण रेखा यानी LOC पर पाकिस्तानी सेना की 8 ब्रिगेड ने 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात किया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से जुड़े बॉर्डर से 5 बटालियन LOC के इलाके में शिफ्ट किया। इन इलाकों में रावलकोट, कोटरी और भीमबर सेक्टर शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने AI फेंसिंग भी किया है दोस्तों, जिसके तहत सर्विलांस को तेज किया गया है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए भी पाकिस्तान की तैयारी तेज हो रही है। लेकिन सवाल है क्यों? जी हाँ, पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का हश्र पहले ही देख चुका है। जो आखिर भारत को इस तरह के जंगी तेवर दिखाने की वजह क्या है? क्या वाकई तैयारी जंग की है या पाकिस्तान हवाई फायरिंग करने में लगा है? ये सबसे बड़े सवाल हैं दोस्तों। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं। जहां उधर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि कभी कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था और ना कभी होगा। जी हां, पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर को लेकर एक बार फिर जहर उगला। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के परमानेंट प्रतिनिधि असीम इफ्तिकार अहमद ने कहा है कि कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा था ही नहीं, ना था, ना है और ना ही होगा। उनका ये बयान तब आया है जब भारत ने एक दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र के मंच का राजनीतिकरण करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की थी। भारत के परमानेंट प्रतिनिधि P हरीश ने मंगलवार को सुरक्षा परिषद की एक और अनौपचारिक बैठक में यानी ऑफिशियल बैठक में स्पष्ट रूप से कहा था कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भारत का पूर्णतः आंतरिक मामला है। ये हमेशा भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। इस बहस ने बहुपक्षीय मंचों पर भारत और पाकिस्तान के बीच जारी राजनयिक तनाव को उजागर कर दिया, जबकि चर्चा औपचारिक रूप से सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को लागू करने के व्यापक मुद्दे पर केंद्रित थी। भारत का बयान अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार और पुराने ढांचों का फिर से आकलन करने पर उसके बढ़ते जोर को दिखाता है, क्योंकि उसका मानना है कि वे अब आज की हकीकत के अनुरूप नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान को भारत ने भी तगड़ा जवाब दे दिया दोस्तों। भारतीय राजदूत ने कहा कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरीके से भारत का आंतरिक मामला है और जोर देकर कहा कि ये हमेशा से ऐसा ही रहा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। जी हाँ, अगर आप भी ये बात मानते हैं तो कमेंट में पाकिस्तान को करारा जवाब जरूर दीजिएगा। वहीं आपको बता दें दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी बड़ी चेतावनी। कहा, हॉर्मुज पर टोल वसूला तो बातचीत तुरंत होगा खत्म। गलत जानकारी सामने आई तो डील कैंसिल कर देंगे। हॉर्मुज से कोई टोल भी नहीं वसूला जाएगा, बता दें।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हरमुज जल डमरू मद पर टोल वसूली को लेकर ईरान को बड़ी चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका को पता चलता है कि ईरान जो है वो हरमुज पर टोल ले रहा है या इंश्योरेंस का खर्च या किसी भी तरह की कोई और फीस मांग रहा है तो बातचीत तुरंत खत्म हो जाएगी। उनकी ये चेतावनी तब आई है जब चंद दिनों पहले अमेरिका और ईरान ने स्विट्जरलैंड में द्विपक्षीय वार्ता की है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका किसी भी तरह का कोई पैसा ईरान को नहीं दे रहा है। ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन ईरान के जब्त पैसों का कुछ हिस्सा लौटाएगा जिससे वे अमेरिका से मक्का, गेहूं और सोयाबीन वगैरह की खरीद करेंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान ने अमेरिका को बताया है कि भले ही उसके उलट परेशान करने वाली फेक न्यूज यानी झूठी खबरें फैलाई जा रही हो, हॉर्मुज जलडमरू से गुजरने वाले जहाजों से ईरान ना तो कोई टोल ले रहा है और ना ही कोई इंश्योरेंस का खर्च या किसी भी तरह का कोई और शुल्क मांग या वसूल रहा है। अगर यह जानकारी गलत निकली तो बातचीत तुरंत खत्म हो जाएगी। ऐसे में आपको बता दें ईरान बार बार क्या कह रहा है। दरअसल दूसरी ओर ईरान ने बार बार ये कहा है कि वो हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से समुद्री सेवा शुल्क वसूलने की योजना बना रहा है। तेहरान इसे टोल नहीं बल्कि नेविगेशन, सहायता, सुरक्षा और रखरखाव जैसी प्रशासनिक सेवाओं के बदले लिया जाने वाला शुल्क बताता है। अमेरिका ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। मंगलवार को ईरान और ओमान ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि दोनों देश हॉर्मुज से जुड़ी प्रशासनिक सेवाओं के लिए शुल्क लगाने के प्रस्ताव का अध्ययन करेंगे। बयान में दोनों देशों ने जोर दिया कि इस जलमार्ग पर उनकी संप्रभुता है। ओमान जो लंबे समय से अमेरिका का महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है, इस मामले में ईरान के साथ मिलकर काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर ट्रंप अपनी जगह सही है या गलत कमेंट में लिखकर बताइएगा। उधर आपको बता दें श्रीनगर में 8वें मुहर्रम के जुलूस में लहराए ईरान के झंडे। खामेनेई की तस्वीरें भी दिखाई दी। ड्रोन से की जा रही है निगरानी। दोस्तों श्रीनगर में 8वें मुहर्रम के जुलूस में हजारों शोक मनाने वाले लोग शामिल हुए। ड्रोन की कड़ी निगरानी में पुलिस ने 8वें मुहर्रम के जुलूस को शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने के लिए व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए थे। जुलूस के दौरान ईरान के झंडे, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई और युद्ध में मारे गए अन्य ईरानी नेताओं की तस्वीरें लहराई गई। मुहर्रम के 8वें दिन इमाम हुसैन एस की शहादत को याद करते हुए शिया शोक मनाने वालों का हुजूम लाल चौक की सड़कों पर उमड़ पड़ा। शोक मनाने वाले काले झंडे, ईरान के झंडे और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई और इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध में मारे गए अन्य ईरानी नेताओं की तस्वीरें लेकर शहर के बीचों बीच करबला की याद में और मारे गए ईरानी नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए निकले। जुलूस निकालने की अनुमति देने से पहले जिला प्रशासन ने एक सख्त एडवाइजरी जारी की थी। स्थानीय नेताओं से कहा गया था कि वे ये सुनिश्चित करें कि कोई राष्ट्र विरोधी झंडा न लहराया जाए या फिर नारेबाजी ना हो और किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े नेता का झंडा या तस्वीर जुलूस के दौरान न दिखाई जाए। जुलूस में काफी हद तक एडवाइजरी का पालन किया गया और शोक मनाने वालों ने सरकार को उनके समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया। अच्छी खासी सिक्योरिटी देखने को मिली साथ में। वहीं दोस्तों सबसे बड़ी जानकारी तो ये भी है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ईरान आने का न्योता दिया। दोस्तों कहा कि आपको अयातुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे में शामिल होना पड़ेगा। खामेनेई की अंतिम विदाई में शामिल होंगे कि नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी, ये सबसे बड़ा अब सवाल खड़ा हो रहा है। बता दें ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के सर्वोच्च नेता रहे अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया है। राजनयिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। खामेनेई के अंतिम संस्कार से जुड़े रस्में 5 से 9 जुलाई तक होंगी। हालांकि दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रण मिलने की पुष्टि भारत ने नहीं किया है। खामेनेई ने 3 दशकों तक ईरान पर शासन किया। वो 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से ईरान पर किए गए हमले में मारे गए थे। ऐसे में राजनयिक सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने मोदी जी को अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा है। खामेनेई के अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम 5, 6 और 7 जुलाई को तेहरान और कुम में आयोजित किए जाएंगे, जबकि अंतिम कार्यक्रम 9 जुलाई को मशहद शहर में होगा। ईरान की तरफ से आया न्योता विदेश मंत्रालय को मिल गया है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे या नहीं। इसके साथ ही इसकी भी जानकारी नहीं मिली है कि भारत की ओर से कौन कौन ईरान जा सकता है अगर मोदी जी नहीं जाएंगे तो, या फिर मोदी जी जाएंगे भी तो भी उनके साथ और कौन कौन जा सकता है। दोस्तों खामेनेई के मारे जाने के बाद उनके बेटे मौजतबा अली खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया था। दिलचस्प बात तो ये भी है कि अमेरिका और इजराइल दोनों सही करीबी रिश्तों के मद्देनजर अयातुल्लाह अली खामेनेई को मारने पर भारत ने कोई औपचारिक आपत्ति नहीं जताई थी। हालांकि बाद में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास जाकर अयातुल्लाह अली खामेनेई के सम्मान में श्रद्धांजलि संदेश जरूर दर्ज कराया था। ऐसे में हमारा सवाल आपसे यही है दोस्तों कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को पर्सनली अयातुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे में जाना चाहिए कि नहीं? आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। लेकिन इसका जवाब देने से पहले इजराइल के साथ भारत के संबंध, खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध, अमेरिका के
के साथ भारत के संबंधों के मद्देनजर इस सवाल का जवाब दीजिएगा। और जो कहते हैं कि मोदी जी को नहीं जाना चाहिए, तो आप बताइएगा कि उनके जगह किसको जाना चाहिए। ये सारे सवालों का जवाब आप लोग अपनी समझ के हिसाब से दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, क्या भारत और दक्षिण कोरिया ने हाथ मिलाकर कर दी चीन की घेराबंदी। जयशंकर जी के सियोल दौरे से टेंशन में आया बीजिंग दोस्तों। विदेश मंत्री एस जयशंकर दक्षिण कोरिया के दौरे पर मौजूद हैं। इस दौरान उन्होंने अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में जयशंकर जी ने दक्षिण कोरिया के साथ संबंध मजबूत करने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज के अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय माहौल में समान मूल्यों और मजबूत आपसी भरोसे वाले देशों के लिए मिलकर काम करना जरूरी है। भारत और दक्षिण कोरिया दोनों चीन से खतरे का सामना कर रहे हैं। चीन दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन, उत्तर कोरिया का करीबी दोस्त और रणनीतिक साझेदार है। इस कारण भारत और दक्षिण कोरिया अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। अपनी बातचीत के समय पर बात करते हुए जयशंकर जी ने कहा कि और मैं आपसे सहमत हूँ। मुझे लगता है कि हमारी ये मीटिंग बिल्कुल सही समय पर हो रही है। सही समय पर इसलिए क्योंकि हाल ही में राष्ट्रपति स्तर की यात्रा हुई है, और इसलिए भी क्योंकि दुनिया के मौजूदा हालात और इस थोड़ी मुश्किल दुनिया में हमारे रिश्तों की अहमियत बहुत ज्यादा है। दोस्तों नेक्स्ट और चौंका देने वाली खबर की बात करते हैं, जहां भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भारी तनाव। बीएसएफ और बीजीबी आमने सामने, जीरो लाइंस पर फंसे महिलाएं और बच्चे। दोस्तों बता दें, ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश ने आरोप लगा दिया है कि भारत के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने उसके इलाके में 9 लोगों को अवैध रूप से घुसपैठ कराने का प्रयास किया। उसका ये भी कहना है कि सीमा पर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी की कड़ी चौकसी के कारण इन लोगों को देश में घुसने नहीं दिया गया, जिसके बाद ये लोग जीरो लाइन पर फंसे हुए हैं। इनकी संख्या 9 के करीब बताई जा रही है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बीएसएफ की ओर से इस घटना के बारे में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। बीजीबी ने बयान में कहा कि इन लोगों को नौगांव के सपाहार बॉर्डर से बांग्लादेश भेजने की कोशिश की गई थी, जिसे नाकाम कर दिया गया है। नौगांव बटालियन 16 बीजीबी की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक बीजीबी के दखल के बाद ये समूह बॉर्डर की जीरो लाइन पर ही फंसा रहा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि एलनपुर कैंप के बीएसएफ जवानों ने कथित तौर पर सुबह करीब 4 बजे सपाहार में अदालता बॉर्डर के तहत बॉर्डर पिलर 244 बटा एमपी से इन 9 लोगों, 3 पुरुष, 3 महिलाएं और 3 बच्चों को बांग्लादेश भेजने का प्रयास किया। वहीं आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल चीनी फाइटर जेट को खरीदेगा बांग्लादेश। भारत के लिए कितना बड़ा खतरे की खबर है ये बता दें। बांग्लादेश अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी कदम उठाते हुए चीन से 24 अत्याधुनिक J-10CE लड़ाकू विमान परचेज करने जा रहा है। ये वही चीनी जेट है जिनका पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI जगुआर और राफेल विमानों के खिलाफ सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया था। इस सौदे को बांग्लादेश के फोर्सेज गोल 2030 रक्षा आधुनिकीकरण कार्यक्रम का सबसे बड़ा हिस्सा माना जा रहा है, जो न केवल ढाका की हवाई क्षमता को कई गुना बढ़ाएगा, बल्कि भारत के पूर्वी पड़ोस में चीन के रणनीतिक प्रभाव को भी मजबूत करेगा। दोस्तों ढाका स्थित प्रमुख समाचार पोर्टल डेली वादा ने सूत्रों के हवाले से खुलासा किया है कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान की हालिया चीन यात्रा के दौरान इस सौदे पर गहन चर्चा हुई। बांग्लादेश सरकार के उच्च अधिकारियों ने बताया कि अगस्त 2026 तक खरीद समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। आगे कहा गया है कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो विमानों की पहली खेप 2026 के अंतिम महीनों या 2027 की शुरुआत में बांग्लादेश पहुंच सकती है। इस खरीद का भारत के लिए क्या मायने हैं बता दें। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि हालांकि तत्काल सैन्य संतुलन में बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन लंबे समय से कई गंभीर चुनौतियां पैदा होंगी। भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान शिलोंग के पास असम और पश्चिम बंगाल में सुखोई 30 MKI और राफेल से लैस 4 पूर्ण लड़ाकू स्क्वाड्रन तैनात है, जिनकी कुल संख्या 60 से 70 आधुनिक विमानों के आसपास है। इसीलिए पूर्वी क्षेत्र में वायु श्रेष्ठता अभी भी भारत के पास बनी रहेगी। फिर भी ये सौदा भारत के लिए चिंता की बात होने वाली है। दोस्तों उधर बता दें, पाकिस्तान कब्जे वाला जम्मू कश्मीर यानी POJK में चल रहे प्रदर्शन विरोध प्रदर्शनों के बीच हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तान के प्रशासनिक तंत्र के बीच टकराव कम होने के बजाय और बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। दोस्तों ऐसे में अगले 24 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। खुफिया सूत्रों का कहना है कि POJK में विरोध प्रदर्शनों को लेकर स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है और दोनों पक्ष पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चलाने के आरोप भी लग रहे हैं। POJK में लंबे समय से आर्थिक बदहाली, महंगाई, बिजली संकट और कथित भेदभाव के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। अब प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी आवाज दबाने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। दूसरी ओर पाकिस्तान का दावा है कि प्रदर्शन के पीछे बाहरी ताकतों का हाथ है। इसी बीच संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी यानी जाक ने पाकिस्तान रेंजर्स को क्षेत्र से हटाने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। इसीलिए अगले 24 घंटे
घंटे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट 24 आवर्स में। वहीं बता दें आतंकवाद ग्लोबल साउथ पर भारत का सीधा संदेश। ब्रिक्स देशों के एनएसए से मुलाकात में पीएम मोदी जी ने खींच दी बड़ी लकीर दोस्तों। बता दें कि भारत ने भविष्य की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए ब्रिक्स देशों को हर तरह से तैयार रहने को आगाह किया। ब्रिक्स की अध्यक्षता अभी भारत के पास है। इस जिम्मेदारी के तहत इसने सदस्य देशों को हर उस मुद्दे को लेकर एकजुट रहने का आह्वान किया है जो संकट भी बन सकता है और साथ मिलकर जिसका आसानी से समाधान भी निकाला जा सकता है। भारत का यह नजरिया पहले ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की आपसी बैठक में एनएसए अजीत डोभाल जी के माध्यम से जाहिर हुआ और फिर जब तमाम सदस्य देशों के एनएसए की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी बड़ी स्पष्टता के साथ भारतीय दृष्टिकोण उनके सामने रख दिया। वहीं दोस्तों आपको बता दें ऑस्ट्रेलियाई सर्वे में लोगों को भारत पर सबसे ज्यादा भरोसा, यहाँ तक कि अमेरिका चीन से भी आगे निकला अपना भारत। दोस्तों क्या कहता है यह रिपोर्ट बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में भारत की दुनिया भर में छवि लगातार मजबूत हो रही है। तेजी से आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे भारत पर इंटरनेशनल लेवल पर विश्वास भी बढ़ रहा है। इसका उदाहरण ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित थिंक टैंक लॉवी इंस्टीट्यूट के सर्वे में दिखाई देता है दोस्तों, जिसमें भारत को अमेरिका, चीन और रशिया जैसे देशों से भी ज्यादा भरोसेमंद बताया गया है। बीते 23 जून को रिलीज हुए लॉवी इंस्टीट्यूट के सर्वे के मुताबिक 50% ऑस्ट्रेलियाई नागरिक भारत पर भरोसा करते हैं। इसके मुकाबले महज 31% ऑस्ट्रेलियाई अमेरिका पर विश्वास जताते हैं। वहीं चीन पर भरोसा करने वालों की संख्या मात्र 28% है और रशिया पर विश्वास करने वालों की संख्या उससे भी कम 11% दर्ज की गई है। सर्वे के रिजल्ट ग्लोबल मंच पर भारत की बढ़ती साख और प्रभाव को दर्शाता है दोस्तों कि कैसे ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों में भारत को लेकर, भारतीयों को लेकर काफी ज्यादा विश्वास बढ़ा है, जो कि इन देशों अमेरिका, चाइना और रशिया से भी ज्यादा भारत पर भरोसा है। ये भारत के लिए, भारतीय लोगों के लिए काफी ज्यादा गर्व का पल है दोस्तों। बहुत अच्छी जानकारी है भारत के लिए। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। वहीं आपको बता दें कितने राफेल गिरे वाले बयान पर घिर गए अब राहुल गांधी। बीजेपी ने कहा पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा हुआ बेनकाब, देश से माफी मांगे कांग्रेसी नेता राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, बीजेपी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से फैलाए गए दुष्प्रचार को आगे बढ़ाने का काम किया। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी का दावा है कि 36 राफेल को लेकर भारतीय वायुसेना के हालिया टेंडर ने पाकिस्तान और कांग्रेस के दावों को पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया। दरअसल जून 2026 में भारतीय वायुसेना ने अपने सभी 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए अंतरिम ब्रिज सपोर्ट पैकेज से जुड़ा एक टेंडर जारी किया। बीजेपी का कहना है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई राफेल फाइटर जेट नष्ट हुआ होता जैसा कि पाकिस्तान ने दावा किया तो ये टेंडर 36 विमानों के लिए जारी नहीं किया जाता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए थे कि पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष में कितने राफेल गिरे। अब इसी पर बीजेपी ने जोरदार हमला किया। बीजेपी पार्टी ने आरोप लगा दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राहुल गांधी ने ऐसी बातें कही जो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा जैसी थी। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि जब पाकिस्तान राफेल जेट्स को मार गिराने के दावे कर रहा था तब राहुल गांधी ने इस्लामाबाद से सबूत मांगने के बजाय भारत के केंद्र सरकार से ही सवाल पूछ दिए। तो अब जब सामने सबूत आ ही गया तो राहुल गांधी से अब जवाब मांग रहे हैं दोस्तों बीजेपी, और कह रहे हैं कि देश से माफी मांगे कांग्रेसी नेता। आपको बता दें नेक्स्ट खबर, जानकारी ये भी सामने आई है कि मध्य प्रदेश के बाद अब कर्नाटक में सियासत गर्मा चुकी है। बीजेपी ने खड़गे परिवार पर लगा दिया जमीन हड़पने का आरोप दोस्तों। कहा कि खड़गे और उनके बेटे ट्रस्ट के जरिए 100 करोड़ की जमीन हड़प ली है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को आरोप लगा दिया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पुत्र प्रियांक खड़गे ने सत्ता और प्रभाव का दुरुपयोग करके कर्नाटक के विभिन्न स्थानों पर जमीनों पर कब्जा किया है। बीजेपी ने सवाल खड़ा कर दिया कि मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि खड़गे और कर्नाटक सरकार में मंत्री उनके पुत्र अपने सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के जरिए कांग्रेसी शासित राज्य में भूमि लूट में शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी कार्यप्रणाली रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी के परिवार से प्रेरित है। वहीं बता दें उद्धव ठाकरे को लग सकता है एक और बड़ा झटका, संसद में छिन सकता है पार्टी ऑफिस दोस्तों। जी हां, महाराष्ट्र के प्रमुख राजनीतिक दल शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों के गुट को अगर लोकसभा अध्यक्ष से एक अलग राजनीतिक समूह के रूप में आधिकारिक मान्यता मिल जाती है और वे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो जाते हैं तो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यानी यूबीटी को पुराने संसद भवन में आवंटित ऑफिस खोना पड़ सकता है। यह उद्धव ठाकरे के लिए एक और बड़ा झटका होगा। नियमों के मुताबिक केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को
को संसदीय दल के लिए अलग कार्यालय आवंटित किया जाता है जिनके पास कम से कम 5 या उससे अधिक सांसद हो। वर्तमान में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना का संसदीय दल कार्यालय पुराने संसद भवन के कमरा संख्या 128A में स्थित है। ये कमरा संख्या 128 के ठीक बगल में है जो मूल अविभाजित शिवसेना को आवंटित किया गया था। तो वहीं आपको बता दें, भरत तिवारी एनकाउंटर में सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर पुलिस वाले अरेस्ट नहीं हुए तो देश भर में आंदोलन होगा। दोस्तों, बिहार के भोजपुर जिले में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर के खिलाफ बिलौटी गांव में बुधवार को आयोजित महापंचायत में सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। श्रद्धांजलि सभा से महापंचायत में बिहार समेत अन्य प्रदेश के लोगों का हुजूम उमड़ा। इसमें घटना की निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर ठोस कार्रवाई की मांग की गई। महापंचायत में ऐलान किया गया कि भरत भूषण तिवारी के श्राद्ध कर्म यानी 3 दिन तक आरोपी एसडीपीओ राजेश शर्मा और तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मलाकार समेत अन्य दोषी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन पूरे देश में फैलेगा। पटना में विधानसभा का घेराव और दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू होगा। आंदोलन को समर्थन देने के लिए जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी महापंचायत में पहुंचे। अब इस मुद्दे पर आपकी निजी राय क्या है दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताएगा। साथ ही साथ जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक एक्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। यहां तक बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।